हेलो क्लास। बेटा आज हम क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में। पीएमआई। पीएमआई मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा अभी क्या है कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या और भी बोर्ड हो, अभी कुछ पेपर्स क्लास 10th के बच्चों के बाकी हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा भाई, कभी ना कभी तो हटेगा ही, और जब आप अपने स्कूल जाना शुरू करोगे तो क्लास 11 का सिलेबस बहुत स्पीड में मूव करेगा और क्लास 11 का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। लॉकडाउन जब भी खुले कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अभी बच्चों के पास ना तो बुक्स हैं ना उनको अपना सिलेबस पता है कि मैथ्स का उनका सिलेबस क्या है, उनके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें 11th मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या है, आईयूसी में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में क्या है, और दोनों का पैटर्न एग्जामिनेशन का क्या है, मतलब पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है भाई। मेनली क्या है, चाहे आईएससी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर और कोई बोर्ड हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस 95% कॉमन है। 95% सिलेबस दोनों या हर एक बोर्ड का कॉमन है। हाँ, केवल वेरिएशन वहां पे है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं आपको क्लियरली हर एक एक चीज इंफॉर्म करूंगा वीडियो की हेल्प से, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि आपके पास बुक नहीं है, सिलेबस नहीं पता है। आप तब तक एक काम ये करो भाई कि आप एनसीईआरटी के बुक डाउनलोड कर लो और हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, हर एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, बार बार सुनते हो, एक दो बार सुनोगे, और जो आप क्वेश्चंस अपनी रेफरेंस बुक जो भी आप एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे या इन केस आगे भी जब आपके स्कूल खुलेंगे आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक परचेज करोगे, तो अगर आप इन नोट्स को प्रॉपरली बना चुके होगे तो इसकी हेल्प से आप रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत छोटा टॉपिक है और इससे 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेटा सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज सीखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, हम कब उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे। मतलब ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो, और यू कैन से अ स्टेटमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल रिलेशन इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे मैंने लिखा कि Pn is the statement n+1 n+2 is divisible by 6। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा n के टर्म्स में। बेटा Pn का मतलब यह है कि we are going to write a statement in terms of n। तो Pn is a statement n+1 n+2 is divisible by 6। तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज किया जा रहा है। भाई ये कोई नंबर होगा क्या, वो 6 से डिविजिबल है, तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सेकंड पे आता है लिखा Pn इज द स्टेटमेंट 10n+3 इज अ प्राइम नंबर। कह रहा है 10n+3 एक प्राइम नंबर है।
तो ये भी कैसा स्टेटमेंट है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें भी हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट में मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब अगर कोई ये लिख दे, मान लो किसी ने ये बोला कि एलके का मतलब लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी, इट इज आल्सो a statement, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यहां भी कहीं भी मैथमेटिक्स की बात नहीं करी, मैथमेटिक्स की रिलेशंस की बात नहीं करी, तो ये स्टेटमेंट हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। मतलब सिंपल है कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, अगर उसमें मैथ्स की बात हो रही है, मैथ्स रिलेशंस की बात हो रही है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। ठीक है भाई, तो आई होप बेटा व्हाट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरा ये है कि हम इंडक्शन टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट सीखा कि कोई ना कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करी जाएगी, फिर आपसे बोलेगा कि आप प्रूव करो कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन नंबर्स के लिए वैलिड है और इन नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, क्या बोलेगा? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा कि चेक करो या प्रूव करके बताओ कि ये स्टेटमेंट इन नंबर्स के लिए वैलिड है और इन नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, किन्हीं नंबर्स के लिए वैलिड है या कुछ नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, बट जो भी नंबर्स की बात होगी जिनके लिए वैलिड है या जिनके लिए वैलिड नहीं है, नंबर कैसे भी हो, बट वो नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब कि ये जो Pn है, Pn का मतलब स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n, यहां पे n एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या आप ये बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। बेटा i सिंबल इंटीजर के लिए पढ़ा था, i सिंबल इंटीजर के लिए पढ़ा था, और अगर i के ऊपर प्लस साइन लगा दो, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी कहानी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रूविंग करेंगे, वो किसके लिए करेंगे? नेचुरल नंबर्स की बात होगी, नेचुरल नंबर्स के लिए करेंगे। अब जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा है कि Pn इज द स्टेटमेंट n+1 n+2 is divisible by 6, तो इसने पूछा देन व्हाट इज P3। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और यहां पे ये n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब आप यहां पे n कोई ना कोई नेचुरल नंबर पुट कर दो, पुट कर सकते हो, यू आर फ्री, बट n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसने बोला है ठीक है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है कि 6 से डिविजिबल है, आप बताओ P3 की क्या कंडीशन है? मतलब अगर हम n की वैल्यू को 3 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो क्या ये जो लिखा है ये वैलिड है? मतलब जो लिखा है क्या वो सही है n बराबर 3 के लिए? तो हमने फटाफट क्या किया? P3 कैलकुलेट किया। मतलब वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P3। तो P3 आप क्या लिखोगे? n की वैल्यू यहां पे 3 लिखोगे, 3 आ गया। फिर 3 + 1 कितना हो गया? 4, क्लास 3 यहां पे रखोगे तो 3 + 1 क्या मिलेगा? 4। नाउ पुट n = 3 here in n+2, we get 3 + 2 5, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3 × 4 12, 12 × 5 60। तो भाई P3 की वैल्यू क्या आई? P3 की वैल्यू कैलकुलेट होके आई 60। अब आप आगे पढ़ो, P3 60 आया, 60 इज डिविजिबल बाय 6, सही है कि गलत है? सही है। तो P3 की वैल्यू 60 आई इज डिविजिबल बाय 6, तो हम आंसर में ये लिख देंगे कि P3 बराबर 60
and which is divisible by 6. It implies जो लिखा है वो 100% सही लिखा है। मतलब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो P3 आएगा और P3 60 आएगा, 66 से डिविजिबल है। बोलो समझ में आ गया? बहुत आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था। बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस प्रिपेयर कर रहे हैं आपका। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? बेस। क्वेश्चन जिस टाइप के आएंगे वो भी हम सीखेंगे कि किन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 4 मार्क्स में। सेकंड कह रहा है कि Pn इज द स्टेटमेंट 10n + 3 इज अ प्राइम नंबर। वंस अगेन फिर से मैं बार-बार बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक है ये नेचुरल नंबर्स के लिए है। नेचुरल नंबर्स के लिए हम प्रूफ करेंगे। इसका मतलब n की वैल्यू आप यहां पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो। तो इसने बोला कि एक स्टेटमेंट लिख दिया कि 10 into n करेंगे, मतलब कोई नेचुरल नंबर करेंगे प्लस 3 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज अ प्राइम नंबर। एक स्टेटमेंट लिख दिया इसने। अब कह रहा है कि चेक करो, शो करो, प्रूफ करो कि P1 and P2 are true. P1 and P2 are true, but P3 is not true. मतलब आप P1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब n की वैल्यू 1 कहां रखोगे? यहां पे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन 2 में स्टेटमेंट ये लिखा है ना, तो n की वैल्यू 1 यहां पुट करो। भाई क्या आएगा? 10 into 1 plus 3 क्या मिला? 13 मिला। और भाई 13 प्राइम नंबर है या नहीं है? 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। एक कौन हो? एक तो 1 हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो। मतलब ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद नंबर हो। तो भाई 13 का एक फैक्टर 13 खुद है, 13 का एक फैक्टर 13 खुद है और 13 का एक फैक्टर 1 है। 1 तो बेटा हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो 13 के 2 ही फैक्टर हैं, 13 खुद और एक 1। तो इसका मतलब 13 प्राइम नंबर है, तो 13 इज प्राइम नंबर। तो भाई जो स्टेटमेंट में लिखा था कि ये एक प्राइम नंबर है, n की वैल्यू हमने 1 रखी तो 13 आया जो कि खुद प्राइम है। इसका मतलब P1 तो वैलिड है, P1 ट्रू है। तो लिखेंगे इट इंप्लाइज, बेटा ये जो सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल आप बनाते हो ये सिंबल होता है इट इंप्लाइज। मतलब इसने ये श्योरिटी दे दी कि P1 ट्रू है, P1 इज ट्रू। ये कहानी पकड़ में आ गई? बोलो भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि देखो P2 भी ट्रू होगा। बेटा ऊपर वाला मैं रब कर दे रहा हूं, देखो कॉपी कर चुके हो। कह रहा है देखो P2 की वैल्यू भी ट्रू है। फटाफट P2 कहां रखोगे? n की वैल्यू तो यहीं पे, तो P2 आएगा 10 into 2 plus 3, 20 plus 3 we get 23। बेटा 23 के भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर आएंगे, एक तो 23 खुद होगा, एक 23 खुद होगा और दूसरा 1 होगा, ठीक है। तो 23 इज प्राइम नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब इट इंप्लाइज P2 इज ऑल्सो ट्रू, P2 भी सही है। इतना कॉपी कर लेना बेटा, P2 भी सही है और P1 भी सही है। अब कह रहा है कि P1 P2 तो सही है लेकिन P3 सही नहीं है, P3 सही नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट 3 के लिए वैलिड नहीं है। तो P3 निकाल लें, 10 into 3 plus 3 क्या आएगा? 30 plus 3 क्या आया? 33। अब बेटा 33 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 33 के फैक्टर्स, अगर 33 के केवल 2 फैक्टर होते, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते, कौन कौन से? एक तो 33 होता और एक 1 होता। अगर 33 के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते, एक 33 होता और एक 1 खुद होता, देन वी से दैट 33 इज अ प्राइम नंबर। बट बेटा 33
तो 3 से भी कैंसिल आउट हो जाता है। 33 का फैक्टर 3 भी है, 33 का फैक्टर 11 भी है। तो इसका मतलब 33 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर इन द सेंस 33 और 1 के अलावा भी और भी फैक्टर हैं। तो इसका मतलब 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे 33 नॉट अ प्राइम नंबर। 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज कि P3 इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन में तो एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिया। अब वो सही है गलत है, किस नेचुरल नंबर के लिए सही है, किस नेचुरल नंबर के लिए वो गलत है, यू कैन फाइंड वेरी इजीली बाय पुटिंग n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 और 2 के लिए वैलिड था, पुट करके देखा 3 के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, यहां हमें और किसी नंबर के लिए चेक भी नहीं करना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में केवल इन दो के लिए बोला है और इसके लिए बोला है। तो ये दोनों वैलिड हैं और ये ट्रू नहीं है। तो आगे हमें कैलकुलेशन कोई भी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही यहीं तक गया ना बेटा। मतलब उसने हर एक नेचुरल नंबर के लिए चेक करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला केवल इतना बता दो कि P1 और P2 वैलिड है और P3 वैलिड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है Pn इज द स्टेटमेंट 3 की पावर 2n, क्लास ये 2n लिखा है और पावर में है, इज अ मल्टीपल ऑफ 8। क्लास दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों है अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कह रहा है कि दिखाओ कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है n के टर्म्स में, ठीक है, इस P1 एंड P2 दोनों ट्रू है, P1 भी ट्रू है और P2 भी ट्रू है। तो फटाफट बेटा P1 की वैल्यू क्या आएगी? P1 की वैल्यू आएगी 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, क्लास 3 की पावर 2 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई। 3 की पावर 2 3 इंटू 3 9 माइनस 1, क्या रिजल्ट आया 8। P1 की वैल्यू 8 आई, मतलब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे आई 8 आई। अब आगे रीड करो 8, भाई ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे 8 आई, कब n की वैल्यू 1 पे, तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ट्रू है कि फॉल्स है? भाई 8 का मल्टीपल तो होगा ना, तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इट इंप्लाइज P1 इज ट्रू। P1 क्या है? वैलिड है, ट्रू है। P2 का मतलब ये हुआ कि आप यहां पे n की वैल्यू को 2 रख दो, तो क्या आएगा बेटा 3 की पावर, सॉरी ये बेस में 3 है, 3 की पावर 2 इंटू 2, 3 बेस है, 2n का मतलब 2 इंटू 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, माइनस 1। बेटा ये 3 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 4 होगा, तो ये आ गया 3 की पावर 4 माइनस 1। और 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो ये रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट देगा 81। माइनस 1 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 80। तो हमें P2 की वैल्यू क्या मिली? कैलकुलेट होके 80 मिल गई। P2 कम्स आउट 80। और बेटा 80 क्या 8 का मल्टीपल है कि नहीं? 80 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 8। 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसका मतलब यह हुआ कि P2 भी वैलिड है। इट इंप्लाइज P2 इज ट्रू। P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है। आगे उसने किसी नेचुरल नंबर के लिए चेक करने के लिए नहीं बोला, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमें बस P1 P2 को चेक करना था, हमने इजीली चेक कर लिया, P1 भी वैलिड है और P2 भी वैलिड है। इतना बेटा कॉपी कर लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास आई हो बेटा, इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर्टिकुलर किस नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, किस नेचुरल नंबर के लिए वैलिड नहीं है।
अगर उसने मेंशन किया है तो कि इसके लिए लिखा वैलिड है, इसके लिए नहीं है, तो आप इजिली चेक कर सकते हो। अब मान लो ऐसे आ गया, इसने बोला कि Pn इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? 2 पावर 3n, 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7, और आगे उसने लिख दिया फॉर ऑल। क्लास ये जो सिंबल है V बनाओ, ठीक है, V अल्फाबेट बनाओ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। ये सिंबल है फॉर ऑल का। फॉर ऑल स्मॉल n, मतलब ये जो n लिखा है, n एक नंबर है, कह रहा है कि ये कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, Pn जो स्टेटमेंट है ये 7 से डिविजिबल होगा। तब आपको ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, ये सही है या गलत है। ठीक है, अच्छा, सही और गलत किसके लिए है? इसने कुछ पर्टिकुलर डिजिट मेंशन तो करी नहीं कि दिखाओ कि 2 और 3 के लिए सही है या 5 के लिए वैलिड नहीं है या 2, 3, 5 के लिए वैलिड है। मतलब इसने अब आपसे ये बोला कि कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, मतलब चैलेंज कर दिया आपको कि कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ये जो रिलेशन है यहां पे जो भी नंबर कैलकुलेट होके आएगा पर्टिकुलर उस n के लिए, वो हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। तो भाई अगर हम ये करेंगे, बेटा ये जो सिंबल है आप ऐसे C बनाओ, स्मॉल c बनाओ और ये लाइन खींच दो। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, इसका बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो मतलब ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है भाई। जब हम सेट थ्योरी, एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे और सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स में, उस सेट थ्योरी में डिस्कशन करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि उसने तो ये बोला यार कि अब आप ये दिखाओ कि स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। अब तक हम क्या करते थे, पर्टिकुलर 1 और 2 के लिए बोला तो रख के फटाफट चेक कर लिया। अब नेचुरल नंबर तो हमारा चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। कभी एंड ही नहीं होगा, टिल इन्फिनिटी मूव करेगा। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब हम P1 चेक करें। P1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 3 इंटू 1, n की वैल्यू 1 रखोगे -1, 8 - 1 7। फिर हमने देखा कि अगर हम n की वैल्यू यहां 1 रखते हैं तो 2 की पावर 3 8 - 1 7 आएगा। 7 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब P1 इज ट्रू। फिर हमने P2 कैलकुलेट कर लिया। 2 की पावर 3 इंटू 2 -1। बेटा n की वैल्यू यहां पे 2 रख रहा है क्योंकि 1 के लिए वैलिड है, 2 के लिए चेक करेंगे तो P2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 3 इंटू 2 6 -1। बेटा 2 की पावर 6 64 होगा, कैलकुलेट करके देख लो। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 64 - 1 63। बेटा 63 आया। P2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आई? 63 आई। आप बताओ 63 क्या 7 से डिविजिबल है? मतलब 7 के टेबल में 63 आ जाएगा। 7 9s are 9 टाइम्स, तो 63 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब P2 भी ट्रू है। अब दिक्कत यह है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे, 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए चेक किया, 4 5 सो ऑन, तो भाई कभी एंड ही नहीं होगा। मतलब केवल एक ही सवाल पूरी जिंदगी भर सॉल्व करते रह जाओगे। इसका कहीं भी एंड नहीं है कि हाँ 7 के लिए प्रूफ किया तो 8 के लिए भी प्रूफ करके दिखाओ, 9 के लिए भी दिखाओ, हर एक नेचुरल नंबर के लिए दिखाओ, इसने बोल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा कि जिसकी हेल्प से हम केवल कुछ स्टेप्स में केवल कुछ कैलकुलेशन करके ये प्रूफ करके दिखा दें कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। तो बेसिकली मैंने ये जो लिखा था, बस ये सिखाया था कि आप ये 1 2 एंड सो ऑन
ये तभी रख के चेक करोगे जब उसने पर्टिकुलर एक दो नंबर्स के बारे में बात करी हो। अगर उसने बात कर दी कि ऑल नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करके दिखाओ, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे हमें वो सीखना है। ठीक है भाई, इतना बेटा कॉपी कर लिया होगा आपने। तो ये खैर कॉपी करने वाली बेटा नीड नहीं थी, इसको आप कॉपी ना करो। बस ये तो मैं ये सिखा रहा था कि बेसिकली अगर हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूविंग करनी है, देन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। कौन से स्टेप्स यूज करने हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से पर्टिकुलर सारे स्टेप सीखेंगे। तो क्लास मैंने बेटा एक क्वेश्चन उठाया। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन जिन टाइप के मैं आपको समझा रहा हूं, इन्हीं टाइप के हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + 4 ... so on n equals to n + 1 divided by 2। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पे ये किसका सिंबल है, अभी सिखाया, किसका सिंबल है, फॉर ऑल का। स्मॉल n किसका सिंबल है, स्मॉल n सिंबल है ये जो इसमें लास्ट टर्म लिखा हुआ है। और स्मॉल n किसको इंडिकेट करता है, किसी नंबर को। अभी बेटा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। और ये जो नंबर है ये किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू को। और कैपिटल N इन्फॉर्म करता है किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। मतलब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हमें ये दिखाना है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पेपर में पर्टिकुलर लिख के आएगा कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए विद द हेल्प ऑफ PMI, आप लिखोगे लेट Pn be the statement, let Pn be the statement। इतना लिखना है और इसी क्वेश्चन को कॉपी कर देना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 and so on n equals to n + 1 by 2। हमने लिखा कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखी है ये एक स्टेटमेंट है। किसमें स्टेटमेंट है, n में स्टेटमेंट है। तो लेट Pn बी द स्टेटमेंट, बस ये आपको लिखना है और एज इट इज ये क्वेश्चन कॉपी कर देना है। अच्छा, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर हमारे मूव करते हैं 1 2 3 ... so on till infinity। तो कहानी ये है कि हमको अब ये रिलेशन हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड प्रूफ करके दिखानी है। बट अभी मैंने बताया कि बेटा हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 के लिए करें, 2 के लिए करें, 3 के लिए करें एंड सो ऑन करते रहें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी। तो हम सबसे छोटे नंबर के लिए तो वेरीफाई करके दिखाएंगे। पर्टिकुलर जैसे मेथड सीखा था कि 1 रखो और चेक करके बताओ। अच्छा, चेकिंग कैसे करेंगे, स्टेप 1 में आप यहां लिखोगे n = 1, n = 1 और स्टेटमेंट यहां लिखोगे टू बी प्रूव्ड P1 is true for n = 1। means we have to show that, we have to prove that, we have to check that P1 is true for n = 1। मतलब 1 के लिए तो एटलीस्ट वैलिड है कि नहीं है। मान लो 1 पे वैलिड नहीं है, सपोज 1 पे ही वैलिड नहीं है, तो फिर आगे की तो बात ही नहीं होगी। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि P1 हमारा ट्रू है, P1 हमारा वैलिड होना चाहिए। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसी स्टेटमेंट लिख के आती है कि जो वैलिड होगी, इसका मतलब 1 के लिए भी वैलिड होगी। चेक कैसे करना है, ये रहा आपका राइट हैंड साइड, ये रहा आपका राइट हैंड साइड। अच्छा, हमें P1 बराबर ट्रू, P1 की वैल्यू ट्रू प्रूफ करने के लिए ये शो करना है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो आप बताओ, अगर हम n की वैल्यू 1 कहां रखेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में रखो। लेफ्ट हैंड साइड में रखने का मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट वाला टर्म लिखा होगा, बेटा ये क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। तो P1 वैलिड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड n बराबर 1 का मतलब यह है कि n की वैल्यू जब यहां पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 1 ही आ जाएगा। मतलब यू कैन सिंपली से कि n बराबर 1 का मतलब, n बराबर 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, फर्स्ट टर्म। जब भी मैं बोलूंगा कि n बराबर 1 पे LHS क्या आएगा, n बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा। तो आपको बस सिंपली देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म कौन सा लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म 1 है, तो हमने लिखा 1 इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब P1 लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू 1 उठाएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड तो ये एक्सप्रेशन है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 था, बेटा ये क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 बाई 2। क्या मिला, राइट हैंड साइड ने भी 1 आंसर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ने भी 1 आंसर दिया। किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज P1 इज ट्रू, P1 की वैल्यू ट्रू है। क्या करना है, कैसे करना है, आपको गिवन क्वेश्चन को लिख लेना है, लेट Pn बी द स्टेटमेंट, कॉपी कर लिया। फिर हम स्टेप नंबर 1 पर्टिकुलर ऐसे ही आप बेटा स्टेप नंबर 1 हेडिंग डालोगे, n बराबर 1 टू बी प्रूव्ड P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब ये हमें ये नहीं पता कि 1 के लिए वैलिड है कि नहीं, ये वी आर गोइंग टू प्रूव। तो हमें स्टेटमेंट लिखना होगा टू बी प्रूव्ड P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। प्रूविंग कैसे दिखाएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखोगे, पहला टर्म इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन लिखी होगी, वहां पे n की वैल्यू 1 डाल देना और कैलकुलेट करके देखना, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी तो लिखेंगे इट इंप्लाइज P1 इज ट्रू। इतना बेटा कॉपी कर लो। बेटा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया। फिर से 2, 3, 4 किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, 1 के लिए प्रूफ करके दिखाओ। स्टेप 2 ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये इन्फॉर्म करता है कि लेट कर लो, एज्यूम कर लो, लेट Pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब हमने ये मान लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि पीके का मतलब जो स्टेटमेंट लिखा था n के टर्म्स में, वो n इक्वल्स टू k के लिए वैलिड है, ट्रू है, प्रूव नहीं करना है। मतलब 1 के लिए प्रूफ किया, फिर रैंडमली ये मान लिया कि किसी भी k के लिए, k कहां बिलोंग करेगा, k भी कहां बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। तो क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट एज्यूम कर लिया है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है, ये स्टेटमेंट 100% सच है, ऐसा हमने माना है, ऐसा हमारी असम्पशन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इस स्टेटमेंट को बेटा आपने Pn माना था, तो इसका मतलब हमने ये एज्यूम किया है कि अगर हम n की जगह पे k रख दें, if we put n equals to k both side, then this mathematical relation is also valid, ये हमने माना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ...
जहां जहां पे n दिखेगा, जहां जहां पे n दिखेगा वहां वहां पे n को k रखोगे। तो यहां पे रखा मैंने k, लेफ्ट हैंड साइड में भी k रखा, राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पे k दिखेगा, क्या बोल रहा हूं, जहां जहां भी n दिखे वहां वहां पे k रख दो। मतलब स्टेप 2 सबसे आसान, सबसे इजी। क्या करना है, गिवन क्वेश्चन को ही कॉपी कर देना है, गिवन क्वेश्चन को ही फिर से कॉपी कर देना है। बस ध्यान ही रखना है कि n की जगह पे k रख देना है। k भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेना है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। टोटली हमें इसमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 फॉलो कर चुके हैं, स्टेप 2 भी हमने लिख दिया, स्टेप 2 में हमने केवल मानना था, मान लिया उसको। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 3। सारा का सारा डिपेंडेंसी स्टेप 3 पे है। अगर स्टेप 3 प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये जो रिलेशन लिखी है ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है भाई, अब स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 ये कहता है, स्टेप 3 ये इंफॉर्म करता है, स्टेप 3 ये बताएगा कि ठीक है आपने 1 के लिए तो प्रूफ किया, आपने प्रूविंग दिखाई, हमने मान लिया, लेकिन स्टेप 2 में तो आपने एज्यूम किया है ना, स्टेप 2 में आपने एज्यूम किया है, आपने प्रूविंग तो दिखाई नहीं गई कि k के लिए वैलिड है। फिर से सुन बेटा, स्टेप 2 में कहीं भी हमने प्रूव नहीं किया, हमने बस मान लिया है। और हमने माना है ना, हो सकता है हमने गलत माना हो, ये भी तो हो सकता है हमने जो एज्यूम किया वो सही ना हो। तो स्टेप 3 एक मौका देता है, कहता है ठीक है अगर आपने जो माना है अगर वो सही है, मतलब आपकी अजम्पशन, आपकी लेटिंग अगर सही है, तो स्टेप 3 अगर आप दिखा दो प्रूफ करके, क्या दिखा दो कि अगर वो k के लिए वैलिड है जैसा कि आप मान चुके हो, तो k के जस्ट बाद, k के जस्ट नेक्स्ट में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि 3 के जस्ट बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो 3 के जस्ट बाद 4 आएगा, 4 के जस्ट बाद 5 आएगा, मतलब 3 के जस्ट बाद 3 + 1, 4 के जस्ट नेक्स्ट 4 + 1, तो आप बताओ k के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, k + 1 आएगा। तो स्टेप 3 ने ये बोला कि ठीक है अगर आप k के लिए वैलिड मानते हो, अगर आपने सही माना है, तो k के जस्ट बाद यानी k + 1 के लिए भी प्रूफ करके दिखा दो। मतलब हम इतना मान लेंगे, इतनी कैलकुलेशन आपकी सही मान लेंगे, लेकिन ये सही तभी मानेंगे जब k + 1 के लिए भी ये रिजल्ट आप प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होगा, टू बी प्रूव्ड pk + 1 is also true for n = k + 1। और अगर हमने k + 1 के लिए ये रिजल्ट प्रूव कर दिया तो 100%, 100% ये क्वेश्चन सही लिखा है, ये रिलेशन LHS RHS सही है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। अब स्टेप 3 पे बड़े ध्यान से बेटा फोकस करना है, और स्टेप 3 की प्रूविंग करते समय स्टेप 2 का बहुत जबरदस्त यूज है, तो इसको हम रब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रूविंग क्या करनी है, हमने मान लिया कि n की वैल्यू k + 1, तो पहले तो इतना काम करो कि n की जगह पे k + 1 लिखो, n की जगह पे k + 1 लिखो, LHS में भी RHS में भी। तो 1 + 2 + 3 + 4, अब क्या करोगे, जहां भी n दिखेगा वहां पे k + 1 रखोगे। बेटा जब भी आप n को k + 1 रखना ना स्टेप 3 में, तो ब्रैकेट लगा देना इक्वल टू, RHS में भी k + 1 रखेंगे, जहां भी n को k + 1 रखो ब्रैकेट तुरंत लगा दो। ठीक है, अब ये सोच बेटा कि यहां पे आपने n को k + 1 अगर रखा, भाई यहां पे n k + 1 ये लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया, जब आप यहां पे n को k + 1 रखोगे तो k + 1 तो ये देगा, +1 ऐड हो जाएगा तो k + 2 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई 2। लेकिन फिर से ये इसके बराबर है या नहीं है, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा, टू बी प्रूफ। इसीलिए लिखा ना कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड माना नहीं है, वी हैव टू शो दैट, प्रूव दैट। जैसे ही आप इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दोगे तो आपने क्या प्रूफ किया कि k+1 के लिए भी वैलिड है। तो पहले प्रूफ करते हैं, फिर फाइनली कंक्लूजन क्या होगा वो देखते हैं। तो बेटा मैं क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं क्योंकि इसका आपको यूज है नहीं, स्टेप 2 का यूज है, इसलिए भी मैंने उसको रब नहीं किया। तो प्रूविंग करने के लिए बेटा किसी भी LHS RHS को इक्वल दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। किसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया? स्टेप 3 का मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया। क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 ... k+1। ठीक है भाई, मैंने स्टेप 3 का लेफ्ट हैंड साइड उठाया, इसको करना है सॉल्व, लाना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब थोड़ा सा 30 सेकेंड समझाता हूं मैं आपको। आप बताओ भाई, रिवर्स ऑर्डर में आओ, बताओ 4 के पहले क्या लिखा है? 4 के पहले 3 लिखा है, 1 कम करके। 3 के पहले क्या लिखा है? 2, 1 कम किया। 2 के जस्ट पहले क्या लिखा है? 1। मतलब 1 कम करके लिख रहे हैं। तो आप बताओ k+1 के जस्ट पहले क्या लिखा होगा? k+1 के जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा? k होगा। इतना तो बेटा कैलकुलेट कर ही लिया होगा आपने। 1 कम कर दो, मैं दिखा देता हूं। k+1 से 1 कम करोगे, k+1 से जस्ट पहले 1 माइनस करके, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? मतलब स्टेप 3 का करना क्या है, प्रूविंग कैसे करेंगे? स्टेप 3 का LHS कॉपी करेंगे। LHS कॉपी करने के बाद हमेशा हमको जस्ट सेकंड लास्ट टर्म की नीड होगी, मतलब जस्ट एक पहले टर्म की नीड होगी। तो यहां हमने लॉजिक पकड़ लिया। लॉजिक क्या पकड़ा कि 1 कम करके लिखा जा रहा है, जब पीछे आ रहा है तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा। जैसे ही आपने सेकंड लास्ट टर्म लिखा, 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? आप बताओ 1 2 3 4 till k अंडरलाइन करो, मतलब इसके जस्ट पहले वाला टर्म लिखो और स्टार्टिंग से कहां तक अंडरलाइन करना है? स्टार्टिंग से कहां तक अंडरलाइन करना है? जस्ट सेकंड लास्ट टर्म तक, लास्ट वाले को छोड़ देना है। अब 1 2 3 से लेकर k तक स्टेप 2 पे आ जाओ, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रखा है। बताओ 1 2 3 4 कहां तक? k तक। ये देख बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 ... k तक। इतने की वैल्यू k+1/2 होती है, ऐसा तो हमने मान रखा है। मतलब 1 से लेके k के समेशन को हम ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है कि ये वैलिड है। तो इसका मतलब यहां अंडरलाइन किया और यहां लिखेंगे किसका यूज कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इतने पोर्शन की जगह पे क्या लिख देंगे? k+1/2। यहां पे क्या आएगा? k+1/2। अब बेटा इसका रोल हो गया खत्म, इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं स्टेप नंबर 2 को। क्लास इतने पोर्शन की जगह पे ये कैसे आया? इक्वेशन 1 से क्यों उठाया? समझ में आ रहा है? और ये जो छूटा हुआ टर्म था, ये था k+1, ये था k+1। बेटा इतनी कहानी समझ में आ गई। अब ये बताओ भाई कि इन दोनों से, ये ब्रैकेट लगा हुआ यहां पे, इन दोनों से यहां इक्वल टू इन दोनों से कॉमन कितना जाएगा? बेटा पहला ऑब्जर्वेशन यही करना है कि अगर कोई फैक्टर कॉमन जा रहा हो तो कॉमन निकाल लो। ऐसा नहीं कि एलसीएम लिया कूद पड़े सॉल्व करने के लिए। इन दोनों में से कॉमन कुछ जा रहा है, k+1 फैक्टर कॉमन दिख रहा है, k+1 कॉमन ले लो। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से k+1 निकल गया तो क्या बचेगा? k/2। और प्लस यहां से k+1 गया तो क्या बचा? 1। बेटा हमने k+1 बाहर कॉमन ले लिया, यहां k/2 आएगा और यहां से k+1 गया तो 1 बचेगा। तो इक्वल टू
k+1। अब आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, क्योंकि और कोई फैक्टर को कॉमन जा नहीं रहा भाई। जैसे आपने 2 एलसीएम लिया तो क्या आ गया, k+2 into 1 2 डिवाइडेड बाय 2। और भाई क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप बताओ, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, सॉल्व करते चले गए, आगे और कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं रही। बताओ ये जो वैल्यू आई, और राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या लिखा है, k+1 k+2/2। क्या कैलकुलेट होके आया, k+1 k+2/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया, स्टेप 3 का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते गए, राइट हैंड साइड आ गया स्टेप 3 का। इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, pk+1 भी वैलिड है। तो अगर हम किसी, अब बेटा ध्यान से सुनो, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, और हम आंसर लास्ट में एक्सप्लेनेशन क्या लिख के आएंगे कि P1 को हमने प्रूफ किया, P1 के लिए वैलिड है, ऐसा हमने प्रूफ करके दिखाया। मिडिल वाले टर्म में, मिडिल वाले स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया था कि Pk वैलिड है, बट स्टेप 2 हमने वैलिड है ऐसा माना था, प्रूफ नहीं किया था। तो स्टेप 3 कहता है कि अगर आपने जो माना है, अगर आपने जो एज्यूम किया है, अगर वो सही होगा तो k+1 सही प्रूव होके आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मान लो क्वेश्चन लिखा और वो रॉन्ग क्वेश्चन लिख के आ जाए कि ये स्टेटमेंट तो लिख दिया पर वो गलत है, तो P1 प्रूव हो गया, यानी हमने 1 के लिए चेक किया, 1 के लिए वैलिड आ गया, हमने Pk को एज्यूम कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन गलत होगा, अगर वो स्टेटमेंट गलत होगा, तो Pk के लिए आप एज्यूम तो कर लोगे, लेकिन Pk+1 प्रूव नहीं होगा। मतलब कहानी पकड़ में आ रही है कि यहां पे तो तीनों चीजें हो गई, तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, सिंस, ये फाइनल कंक्लूजन लिख के आएंगे, सिंस P1 इज ट्रू। और बेटा ये कंक्लूजन मैं इस पहले क्वेश्चन में लिख के समझा रहा हूं, मैं हर बार ये कंक्लूजन नहीं लिखूंगा, बट आपको अपने एग्जाम में फाइनली ऐसे कंक्लूजन लिख के आना है। तो आप लिखोगे सिंस P1 इज ट्रू एंड if Pk is true, and if Pk is true implies, ये implies का सिंबल है, Pk+1 is also true। मतलब P1 को हमने ट्रू प्रूफ किया, एंड इफ, अगर Pk ट्रू माना था, अगर Pk ट्रू था, इसने इंप्लाइज कर दिया कि Pk+1 भी वैलिड है। इट इंप्लाइज, अब अपने क्वेश्चन को कॉपी करोगे, 1 + 2 + 3 n equal to n+1/2 for all n belongs to natural number with the help of PMI, with the help of PMI, that's it। इतना आपको करना है, नोट कर लो बेटा। क्लास, ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट था मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक का क्या है, और जो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो हमने बेसिकली एक क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व किया, एक एक स्टेप। तो फर्स्ट क्लास था इस टॉपिक का, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाया गया, टाइम ज़्यादा लगा। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो विद इन 5 मिनट यू कैन सॉल्व, ठीक है। हम अगली क्लास में क्या करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को उठाएंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करूंगा बुक से कि इतने क्वेश्चंस अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कैटेगरी के, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आप खुद अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं तो मोर देन 50% मैं सॉल्व कर दूं, बाकी आप सॉल्व कर लो। और अगर रिमेनिंग क्वेश्चन में से कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बेटा आप ऐसे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब चैनल भी है जेएनपी क्लासेस के नाम से। और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, आप बुक क्वेश्चन या फिर आप क्वेश्चन टाइप करके भेज दो, आपको उसका सोल्यूशन जैसे टाइम मिलेगा, जब मैं फ्री रहूंगा तो वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है भाई।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।